हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लासेस की जो टाइम होती है वो शाम के 5 बजे होती है। ठीक है, और 3 दिन साइंस की क्लास चलती है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन इसकी क्लास चलती है। ठीक है, और आज का जैसे कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं तो सजीव वस्तुएं डिस्कस कर लिए हैं, वनस्पति डिस्कस कर लिए हैं और पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंगिक जनन। इसको बहुत ही अच्छे से हम सभी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लैंगिक जनन है क्या। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक जनन, ठीक, लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न अर्थात नर और मादा, ठीक है, नर और मादा जिसे पुंकेसर और स्त्री केसर या पुमंग या जायंग भाग लेते हैं। ठीक है, यानी लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। नर एवं मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों, ठीक, युग्मकों की उत्पत्ति होती है और ये युग्मक एक कोशिकीय रचनाएं होती है और नर युग्मक सचल और मादा युग्मक अचल होता है। नर युग्मक जो होता है वो आकार में काफी छोटा व संख्या में बहुत सारे होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, किंतु जो मादा युग्मक होता है आकार में बड़ा तथा संख्या में 1 या 2 तथा इन्हें अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और नर युग्मक का मादा युग्मक से संगलन होता है। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, निषेचन बार बार एग्जाम में पूछता है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संगलन होता है, इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने जाना कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो लैंगिक जनन वह होता है जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक है, और जो नर एवं मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों की उत्पत्ति होती है और जो ये युग्मक होते हैं वो एक कोशिकीय रचनाएं होती है। ठीक है, और जो नर युग्मक होता है, ठीक है, जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, सचल होता है और जो आपका मादा युग्मक होता है वो अचल होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और जो नर युग्मक होता है वो आकार में काफी छोटा छोटा और बहुत संख्या में होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है ये आकार में बड़ा और इसकी जो संख्या होती है वो 1 या 2 होती है जिन्हें अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलग्न या संलग्न होना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, और यह युग्मनज फिर विभाजित होकर वृद्धि फिर वयस्क जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। उच्च पादपों में सामान्यतः लैंगिक जनन ही होता है। ठीक, तो ये आपको पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए पादपों में यानी पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक छात्रों से प्रश्न कर सकता है कि पौधों का सबसे आकर्षक अंग कौन सा है। पौधों में लैंगिक जनन अंग कौन कौन से हैं। पुष्प में एक लिंगी होता है या दोनों मतलब दो लिंगी होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं एक लिंगी या द्विलिंगी किसे कहते हैं। तो एक लिंगी जो होता है उसमें केवल आपका पुंकेसर या स्त्री केसर एक ही होता है, और जो द्विलिंगी होता है उसमें आपका स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही स्थिति उनकी रहती है। ठीक है, अब देखिए कुछ पौधे के पुष्प जैसे सरसों, गुड़हल, गुलमोहर का निरीक्षण कराएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चित्र के थ्रू देखते हैं। अधिकांश उच्च पादपों जैसे कि आपका फूल या पुष्प ही उसके वास्तविक जनन भाग होते हैं।
ठीक है, और क्योंकि पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, यह एक सामान्य पुष्प के विभिन्न भाग है जिसे गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर का पुष्प है। अब देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था, वनस्पति जगत जो था उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि ये जो आपका नीचे वाला भाग होता है इसको हम पुष्पवृंत कहते हैं और इसको हम पुष्पासन कहते हैं, ठीक है, और जो ये वाला भाग होता है इसको हम बाह्य दल कहते हैं। और देखिए स्त्रीकेसर वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो आपका ये वाला भाग होता है, जैसे कि अगर स्त्रीकेसर का मैं फिगर बनाऊं तो जैसे आपका यूं होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जैसे कि ये आपका जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, इसको मतलब पूरे भाग को हम तो जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका होता है ये पतली लाइन, इसे हम वर्तिका कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये जितने भी आपके ये पॉइंट्स बने हैं इसको हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी देखिए जो आपका ये वाला भाग होता है, जैसे कि ये जो पत्ती बनी है इसे हम दलपत्र कहते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ देख लेते हैं कि किसी पौधे के पुष्प को ध्यान से देखें तो मुख्य रूप से 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला बाह्य दल, दल, पुंकेसर या पुमंग, स्त्रीकेसर या जायंग। प्रथम एवं द्वितीय भाग जो होता है यानी पहला बाह्य दल और दूसरा दल, ठीक है। तो जो ये दोनों होते हैं बाह्य दल या दल पुंज, ये प्रथम या द्वितीय जो भाग होते हैं बाह्य दल एवं दल एक तरह से जनन क्रिया में ये सहायक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में ये सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। जो ये आपका वाला भाग होता है बाह्य दल और दल पुंज, ठीक है, ये क्या होता है जब जनन क्रिया होता है तो उसमें ये सहायता प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो कली रूप में बाह्य दल पुष्प के सभी चक्रों की रक्षा करता है, ठीक है, सहायता करता है, और जो दल होता है वो आकर्षक होने के कारण कीट परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। जो दल पुंज होता है वो कीटों को आकर्षित करता है, मतलब आकर्षित करती है। अंतिम तीसरा और चौथा, ठीक, अंतिम 3 व 4 पुष्प के चक्र में तीसरा चक्र नर जनन अंग जिसे हम पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, जो संख्या में 1 या 1 से अधिक होते हैं, और चौथा अंतिम चक्र जो होता है स्त्रीकेसर, ठीक है, यानी जनन अंग स्त्रीकेसर या जनन या जायंग भी कहलाता है, जिसमें फल व बीज की उत्पत्ति होती है, किसमें, स्त्रीकेसर यानी जायंग में, ठीक है। जिन पुष्पों में एक ही जनन अंग होता है जैसे कि नर जनन, अभी मैंने आप सभी को बताया, जिन पुष्पों में एक ही जनन अंग होता है जैसे नर जनन अंग तो उसे एक लिंगी या दोनों जनन अंग होंगे तो नर व मादा जनन अंग जो उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। और जिन पुष्पों में कोई भी जनन अंग नहीं होते हैं उन्हें न्यूट्रल पुष्प कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैसे तो आप सभी को याद ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक सामान्य पुष्प की रचना। आपने देखा कि पुष्प एक हरे डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है। इस डंठल को वृंत, ठीक, जैसे कि अभी चित्र की देखा हमने, वृंत कहते हैं। वृंत के दूसरे चपटे सिरे को पुष्पासन कहते हैं, जिस पर पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। ऊपर भी बताया जा चुका है कि मुख्यतः पुष्प कितने भाग होते हैं, तो 4, बाह्य दल, इसे बाह्य दल चक्र भी कह सकते हो, दल चक्र भी कह सकते हैं, पुमंग और जायंग। इनमें अंतिम 2 ही पुष्पों के वास्तविक जनन होते हैं जैसे कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर। इनमें नर पुमंग भाग और मादा जायंग है, ठीक है। तो ये आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, ठीक है, तो 4, बाह्य दल, दल पुंज, जायंग और पुमंग, ठीक है। अब देखिए क्रियाविधि शिक्षक छात्रों को एक एक द्विलिंगी पुष्प वितरित करे और पुष्पों के सभी भागों को सावधानी से निकालकर उनको चक्रों में व्यवस्थित कराए, ठीक है। तो ये तो क्रियाविधि। अब देखिए बाह्य दल चक्र किसे कहते हैं। देखिए पुष्प के सबसे नीचे
जो अभी हमने डिस्कस किया, पुष्प के सबसे नीचे और बाहरी पहला चक्र में पत्तियों जैसे कई बाह्य दल होते हैं या पुष्पों के अनुसारी संख्या में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट की बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करता है, ठीक है, जनन में सहायता होती है, तो इसलिए इसको बता रहा है। दूसरा, बाह्य दल फल के साथ चिरलग्न होकर रोम जैसे होकर फल तथा बीज के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आता है दल चक्र। तो बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों को दल पत्र या आपका पिटल्स कहते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्य होता है, ये दल के ये रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। पुमंग देखिए क्या होता है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग होता है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। पुंकेसर की रचना, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पुंकेसर की रचना बार बार एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इसको चित्र के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे कि पुंकेसर की रचना क्रियाविधि शिक्षक चार्ट में पुंकेसर का बड़ा चित्र बनाकर वह स्वयं से हाथ में पुंकेसर लेकर बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण कार्य करे। जैसे कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, डंठल जैसा भाग, परागकोश, ठीक है, और योजी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पुंकेसर के कितने भाग हैं, तो 3 भाग होते हैं, जो डंठल होता है, फिर परागकोश या डिब्बी भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है योजी। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि डीबी जैसी रचनाएं होती है, इसके अंदर जो होता है वो परागकण होता है, ठीक है। जो परागकोश होता है इसमें परागकणें होती हैं। अभी हम इसको जो परागण होता है उसमें बहुत ही अच्छे से आपसे लोग समझ में आ जाएगा। अभी पहले हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका भाग होता है, सबसे पहले तो चित्र देखिए, पुंकेसर एवं उसकी अनुप्रस्थ काट, ठीक। तो ये जो वाला भाग होता है, ये इसको हम, ठीक है, जो डंठल कह रहा है इसको हम तंतु कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका, ये छोटा छोटा जो है, ये पूरा आपका परागकोश है, ये जो बना है ना, ये पूरा परागकोश है, इसमें परागकणें हैं, और जो ये बीच वाला भाग है इसको हम योजी कहते हैं। देखिए इसको जैसे तोड़ के दिखाया है, ठीक है, ये परागकोश है और ये परागकण यहाँ रहेगा, ठीक। तो आप फिगर के थ्रू बहुत ही अच्छे समझ भी गए होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, परागकोश की संरचनाएं, तो पुंकेसर में एक द्विप्लिक, ठीक है, रचना होती है, उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश पतले लचीले तंतु, जो आपका ये लाइनिंग बना था इस तरीके से था, ठीक है, ये जो लाइनिंग बना था और उसमें आपका ये परागकोश होता है जिसमें परागकणें होती है, और जो बीच वाला भाग होता है इसे हम योजी होता है, ठीक है। तो परागकोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होते हैं। परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं, और परागपुट में परागकणों की उत्पत्ति होती है। परागकण की रचना, ठीक है, तो परागकण की वास्तविक नर युग्मक में होते हैं। ये अति सूक्ष्म रचना होते हैं जो चारों ओर से एक कड़ी छिद्र युक्त निर्जीव कवच या भित्ति द्वारा घिरी रहती है, या इस भित्ति को बाह्यचोल या एक्सिन कहते हैं। इसके नीचे एक महीन भित्ति और होती है जिसे अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। ये भित्तियां परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो चित्र के माध्यम से, ठीक है। ये आपका पूरा ये इस तरीके से रहता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, क्योंकि तोड़ के समझाया गया है, तो ये क्या करती है, इसकी रक्षा करती है, ठीक। तो यही समझाया गया है परागकण की रचना कैसी होती है। अब हम जानते हैं जायंग या स्त्री केसर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जायंग के मुख्य 3 भागों का बना होता है। आधार, उभरा फुला हुआ भाग, अंडाशय है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि केंद्रक, बाह्यचोल, अंतःचोल, जनन छिद्र और परागकण की संरचना। अब देखिए फ्रेंड्स,
जो स्त्री केसर होता है वो मध्य में लंबा भाग वर्तिका और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। ठीक है, जो वर्तिकाग्र होता है ये प्रायः चिपचिपा होता है, तभी यहाँ पराग को जो परागकण है वो आके चिपक जाता है, तो इस तरीके से वहाँ जनन होता है। ठीक है, तो चिपक जाते हैं और अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है और इस अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, स्त्री केसर का अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन और पुष्पों द्वारा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लिंगी पुष्प कौन सा है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, बंधे पुष्प है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक लिंगी जो है, ठीक है, जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर एक ही लिंग होता है, तो उसमें आपका नर लिंग हो या मादा लिंग हो एक ही होता है, तो इसमें लौकी और कद्दू आ जाता है। द्विलिंगी की बात करें तो जिसमें दोनों ही लिंग हो, जैसे नर एवं मादा, तो आपका गुलाब और गुड़हल आ जाता है। ठीक है, बंधे पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें कोई भी लिंग ना हो, जैसे कि गेंदा के फ्लोरेट्स। ठीक है, देखिए पुष्प के भाग, तो पुष्पासन के सभी भाग लगे होते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सहायक जनन अंग जिसमें बाह्य दल पुंज, ठीक है, नर और मादा। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए नर और मादा में आपका पुमंग आ जाता है, जायंग आ जाता है। पुमंग के जो भाग होते हैं 3 होते हैं, तंतु, योजी, परागकोश, जैसे कि अभी हमने बताया था। ये आपका जो होता है ये तंतु होता है। ठीक है, और जो बीच वाला भाग होता है योजी होता है, और जो इसमें छोटे छोटे होते हैं वो परागकोश होते हैं। जो आपका स्त्री केसर होता है इसमें अंडाशय, ठीक है, जैसे कि अगर मैं समझाऊं तो इस तरीके से आपका अंडाशय होता है ना। ये आपका जो होता है वो अंडाशय होता है, इसे वर्तिका कहते हैं, और जो वर्तिकाग्र होता है वो चिपचिपा होता है। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो आज हमने जाना कि लैंगिक जनन क्या है। अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि परागण क्या है। ठीक है, और अगर आप परागण पढ़ लेंगे तो फिर आपको लैंगिक जनन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।